बीबीए तृतीय सेमेस्टर काव्य सरस। कविता है अकाल दर्शन। इसके कवि हैं सुदामा पांडेय दुमिल। इनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी तरफ मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल की सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा, हे देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। यह सब कैसे होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ससंदर्भ प्रथम पद्य का मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। उसके पश्चात आपको मैं पद्य वाइज भावार्थ बताती जाऊंगी। प्रसंग संदर्भ विशेषता एक ही रहेगा। प्रथम पद्य है, सर्वप्रथम आपको शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सरस में से सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित अकाल दर्शन से ली गई हैं। संदर्भ, कविता के अंतर्गत कवि ने देश की जनता की स्थिति और यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में बताया है। व्याख्या, प्रस्तुत कविता सुदामा पांडे धूमिल कवि हैं। प्रथम पंक्तियों में कवि आज की शासन व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि
जनता के हाथ में सब कुछ होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शास शासकों के आगे कुछ करने में समर्थ नहीं है। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये जो भूख है जनता में, इसको कौन उपजाता है। वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान सा है और सच्चाई को देख अपनी आंखें मूंद लेता है। सामान्य जनता को तो मानो घास फूस समझकर हटा देते हैं। विशेषता है, भाषा सरल तथा सुबोध है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था से असंतुष्ट कवि को बताया गया है। दूसरा पद्य, कवि ने आगे की पंक्तियों में बताया है कि जो भूख उपजा रहा है वह बहुत ही चालाक होशियार किस्म का है। उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि आखिर भूख उपजाता कौन है, लेकिन उसने गलियों और सड़कों में जो बच्चे हैं उनकी ओर इशारा किया और हंसने लगा। उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम बच्चों को दिखाकर जो हंस रहे हो, लेकिन बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत होती है, अर्थात हमारी बेरोजगारी का जीता जागता सा एक परिणाम है। इससे तो वे लोग भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर हमें खाने के लिए खाने का सामान देते हैं। उनका कहना है, बच्चे तो हमें बसंत बनने में मदद करते हैं, अर्थात हमारे जीवन में खुशियों का कारण भी यही बच्चे होते हैं। चौथा पद्य, लेकिन वह चालाक आदमी कहता है कि बसंत में तो प्रकृति और भी सुंदर बन जाती है, क्योंकि उस समय पेड़ों पर फूल जो फलते हैं। हमारे जीवन में तो बच्चों के साथ भूख और अपराध फूलते थे। लेकिन वह चारे सवालों का जवाब दिए बिना हंसता हुआ वहां से निकल जाता है और जनता के हित में अपनी बात बदल देता है। आगे की पंक्तियों में लेखक कहते हैं, मैंने खुद को समझाया कि उस जगह खाली हाथ जाने में और झिझक हो रही है, और क्यों होनी चाहिए कि मुझे वहाँ किसी का सामना थोड़े ही करना है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी तरफ देखने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ सिर्फ तुम उन लोगों की पीठ ही देख पाओगे जो कि कुएं में झांकता सा नजर आएगा, क्योंकि वे लोग तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं, अर्थात वे अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, अचानक मुझे यहाँ लगा कि मानो अपने ही सवाल मेरे सामने थे, तथा मैं उस मुहावरे को भी समझ गया था जिसे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था। जो मात्र आज़ादी और गांधी के नाम से चल रहा था, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया था, मात्र समय और शासक बदल गए थे। अंतिम आगे की पंक्तियों में कहा है कि लोग बिल बिला रहे हैं, भूख से पूरी तरह टूट चुके हैं। वे अपनी भूख मिटा पेड़ों की छाल खा रहे हैं। कुछ लोग तो भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश का अनाज बाहर दान किया जा रहा है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। लेकिन फिर भी देश की जनता जलसों और रैलियों में उन भीड़ का हिस्सा बन रही है, अकाल को भी एक खुशी के गीतों के रूप में गा रही है। इतना होते हुए भी इसके चेहरे को देख कर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। देश की जनता पूरी तरह हताश सी हो गई है। आठवां पद्य, लेखक कहते हैं कि मैंने जब भी उन लोगों से पूछा कि कहाँ है देश का राशन और शासन, लेकिन उन्होंने मुझे टोक दिया, क्योंकि वे मुझे जिस कारण अपराध हुआ है और जो कर रहा है उस पर अंगुली उठाने से मना कर दिया है। जनता जिसका आधा शरीर जंगल के भेड़िए खा गए हैं, फिर भी वे ऐसे जंगल की प्रशंसा करते हैं, अर्थात हमारे देश को भेड़िए जैसे लोगों ने मिलकर नोच नोच कर खा लिया है। भारत नदियों का देश है, इस पर कोई शक नहीं कि यह ख्याल ही उनका हथियारा है, लेकिन यह बात है कि उनको इस बार इज्जत या मान सम्मान ने ही उनकी जीत को मार दिया है। लेकिन फिर भी देश की जनता इन लोगों के इरादे को नहीं समझ पाई है कि ये लोग अनाज जो हमें दे रहे हैं वे मुफ्त का न होकर उनके पीछे उनको अपना काम जी लगवाना निकलवाना होता है, फिर पूरे समुदाय से अपने काम को निकलवाना है और धर्मों के
फुट डालकर दोनों धर्मों के बीच अपना फायदा निकलवाना है। अर्थात यहाँ पर गाय और हाय शब्द का प्रयोग किया गया है दो धर्मों के बीच से। लेखक कहते हैं कि ये सब होता कैसे है, यह सभी मैं अच्छे से समझता हूँ कि उनके पास कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली जैसा बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला चेहरे उसके चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे की तरह चमक है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि मेरी भारत माँ आज बूढ़ी होती जा रही है। आज़ादी के बाद भी इतने शोषण अत्याचार से, वही दूसरी तरफ पड़ोसी देश और भी आगे बढ़ रहा है, समृद्ध बन रहा है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति को देख आज देश की जनता ने चुप्पी साध ली है। लोगों की आंखों में एक तरह का पछतावा है, खालीपन सा है, संकोच है। उनको यह भी पता नहीं कि देश आज़ाद होने पर भी आज हमारी हालत इस कद्र हो गई है कि वे अपने अधिकारों तक की बात करने में हिचकिचाते हैं। आखिर देश के लोग किस तरह की मानसिक रोग से गुजर रहे हैं? शायद अब वे पूरी तरह से निराश हैं, इसलिए तटस्थ बन गए हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं सोचता हूँ इस देश में एकता और युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है कि जब भी उनको हमारी एकता की ज़रूरत हो, वे अपना काम साध लेते हैं। वे इसे अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं और क्रांति तो उन लोगों के लिए बच्चों के हाथों में जो खिलौना होता है उसको समझते हैं, जिसे जब चाहे उनसे छीनकर क्रांति करवा सकते हैं। कविता की विशेषताएं। पहली विशेषता, कवि इस कविता में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से परेशान दिखाए गए हैं। दूसरी विशेषता, राष्ट्र के प्रति गहन आस्था का स्वर है। तीसरी विशेषता, गहरी पीड़ा व दर्द का भाव दिखाया गया है। चौथी विशेषता, स्वार्थपरक लोगों पर सीधा प्रहार किया गया है। पांचवी विशेषता, देश की जनता की ईमानदारी के बारे में बताया है। छठी विशेषता, भारत को अपनी माँ का दर्जा दिया है तथा पड़ोसी देश को प्रेमिका कहा है। सातवीं विशेषता, क्रांति की तुलना बच्चों के खिलौने से की गई है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। अकाल दर्शन कविता के कवि कौन है? सुदामा पांडेय दुमिल। दूसरा प्रश्न, किसने बच्चे की ओर इशारा किया और हंसने लगा? चालाक आदमी ने। चालाक आदमी ने किसकी बात का उत्तर नहीं दिया? कवि की बात का। बेकारी के दिनों की बरकत किसे कहा है? बच्चों को। पांचवा प्रश्न, खाने के लिए रसद कौन देते थे? जो तरस खाते थे। रसद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? खाने पीने के सामान को रसद कहा जाता है। हमें बसंत बनाने में कौन मदद करता है? बच्चे। आठवां प्रश्न, पेड़ों पर क्या नहीं फूलते हैं? बच्चे नहीं फूलते, अर्थात अपराध फूलते हैं। एक सा क्वेश्चन भी आ सकता है, पेड़ों पर क्या फूलते हैं? अपराध फूलते हैं। और क्या नहीं फूलते हैं? तो बच्चे नहीं फूलते हैं। नौवां प्रश्न, सहसा कवि किसके सामने खड़े पाया? सहसा कवि ने किसके सामने अपने आप को खड़ा पाया था? अपने सवालों के सामने। कौन बिलबिला रहे थे? लोग। 11वां प्रश्न, लोग क्या खा रहे थे? पेड़ों की छाल। 12वां प्रश्न, लोग जलसों में जुलूसों में पूरी ईमानदारी से हिस्सा कौन ले रहे थे? लोग। किसको नदियों का देश कहा गया है? भारतवर्ष को। 14वां प्रश्न, झुर्रियों की झोली जैसा चेहरा किसका माना गया था? भारत माता का। 15वां प्रश्न, देश की एकता और दया की पूंजी देश की एकता और दया किसकी पूंजी है? एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। 16 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, अकाल दर्शन कविता का सारांश और इसकी विशेषताएं लिखिए। टिप्पणी के लिए आ सकता है अकाल दर्शन कविता।